नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए हमारे यहाँ पे सामान्य हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है। मोस्टली टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आज लेक्चर नंबर 17 में हम यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कारक। कारक में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कुछ ऐसे कारक हैं जिनमें जो लगते हैं हमें एक जैसे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और उसमें अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो प्रत्येक कारक जो 8 प्रकार के कारक है उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं विद एग्जांपल कि कैसे आपको पहचान करनी है कि किसमें कौन सा कारक है, किसमें कौन सी कारक विभक्ति है। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन सभी के नोट्स और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपके लिए ई बुक बनाई गई है, उस ई बुक में प्रत्येक टॉपिक के डिटेल्स नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 17। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कारक होता क्या है। तो कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, देखो संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म के मध्य संबंध जोड़ते हैं। या हम परिभाषा इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो शब्द कर्ता क्रिया और कर्म के मध्य संबंध जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है कारक या कारक की विभक्ति। देखो उदाहरण से आप समझो, यहाँ पे यह है राम ने रावण को मारा। अब सपोज मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं, राम रावण मारा। राम यहाँ पे कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया। तो क्या ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। राम रावण मारा, पता ही नहीं चल रहा है किसने किसको मारा या कौन मारा। लेकिन अब देखो, अगर हम इनके मध्य क्या लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे, कारक की विभक्ति। जैसे ने यहाँ पे विभक्ति हो गई, ये कर्ता कारक की विभक्ति है, ये कर्म कारक की विभक्ति है को, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाक्य समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कारक की विभक्तियां होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया कर्म या हम कह सकते हैं कर्ता कर्म और क्रिया के मध्य संबंध स्थापित कर सकें या उनके मध्य जो भी संबंध होता है उसको जोड़ सकें। उसी प्रकार से अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, कर्ता ने छात्रों को कर्म को, तो छात्रों यहाँ पे हो जाएगा कर्म और ये कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी और पढ़ाया यहाँ पे हो जाएगी क्रिया। तो ये तो कारक की परिभाषा थी। अब यहाँ से प्रश्न तो ज्यादा बनते नहीं है। देखो कारक से प्रश्न कहाँ से बनते हैं, एक प्रश्न तो कई बार यहाँ से बनता है कि अब यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि बताइए करण कारक का चिन्ह क्या है या करण कारक की विभक्ति कौन सी है, या अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है या कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो टोटल कारक कितने होते हैं, तो कारक होते हैं टोटल 8। प्रश्न बन सकता है कि कारकों की संख्या कितनी है, तो टोटल 8 है। कौन कौन से हैं, कर्ता कर्म करण, ये करण है, ठीक है, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। और इन 8 कारकों के जो कारक चिन्ह है, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो इसलिए इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, जहां पे अलगाव दिखे वहां पे अपादान कारक होता है, संबंध काके की नानी और रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन ए हे ओ अरे। तो ये कारक चिन्ह आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि तभी जो आगे मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं वो आपको समझ में आ सकेगा और आगे जो भी प्रश्न बनते हैं कारकों से वो आप कर पाएंगे। तो ये 8 कारक क्रम वाइज आपको नोट करने हैं और इन 8 कारकों के जो ये कारक चिन्ह हैं ये भी आपको नोट करने होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं एक एक कारक, जो ये 8 कारक है, 8 कारकों को हम यहाँ पे एक एक कर डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे, डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्ता कारक से। कर्ता, देखो नाम से ही लग रहा है कर्ता यानी काम करने वाला, काम करने वाला, या आप कह सकते हैं क्रिया करने वाला। तो वाक्य में जो काम करने वाला होता है, जो क्रिया करने वाला होता है, जो काम करता है, उसे कहा जाता है कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो ने होता है कर्ता कारक का चिन्ह। उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। राम ने खाना खाया।
खाना, देखो खाना खाया, तो खाया यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो खाया जो ये क्रिया है ये किसके द्वारा की गई है, राम के द्वारा। खाया किसने, खाना, राम ने खाया। तो जिसके द्वारा काम होता है या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कहा जाता है कर्ता। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। तो जिसके द्वारा क्रिया की गई है वो हो गया काम करने वाला यानी कर्ता। तो यहाँ पे क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा। तो राम हो गया यहाँ पे कर्ता। अब देखो यहाँ पे विभक्ति से भी जो ये कारक चिन्ह है इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ने यहाँ पे कारक चिन्ह है और ने कारक चिन्ह किसका होता है, कर्ता का होता है। और ने यहाँ पे राम के बाद है तो राम यहाँ पे हो जाएगा कर्ता। हम करते ना ऐसा, कर्ता ने ये ऊपर, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने यानी राम ने, तो राम यहाँ पे हो जाएगा कर्ता। उसी प्रकार राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कारक है। तो यहाँ पे वैसे तो दो कारक है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार नहीं पूछ जाएगा। एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके देगा, रेखांकित करके देगा। जैसे यहाँ पे बता दिया राम में कौन सा कारक है, तो राम ने यानी कर्ता ने, तो राम हो जाएगा कर्ता कारक, ने हो जाएगी कर्ता कारक की कारक चिन्ह। अब माने इसको देता है रेखांकित कि रावण में कौन सा कारक है, तो रावण को यानी राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो रावण हो जाएगा कर्म कारक। रावण में कौन सा कारक है, कर्म कारक, और ये हो जाएगा को, हो जाएगा कर्म कारक का चिन्ह। यहाँ पे देखिए कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो है को। तो राम ने रावण को और मारा यहाँ पे हो जाएगी क्रिया। तो मारा किसने यानी काम किसने किया, राम ने किया। तो जो काम करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। लेकिन मारा किसको, रावण को मारा, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, वो पड़ा रावण पे। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, वो पड़ता है कर्म पे। उसके बाद राम पुस्तक पढ़ता है। अब कई बार देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आपको जो ये कारक चिन्ह है ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहीं देखने को मिल रहा है ना, ने देखने को मिल रहा है ना, को कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है, या किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह इस वाक्य में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वर्तमान काल में हो रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है। तो इसको आपने कैसे समझना है, देखो ये तो पढ़ना तो यहाँ पे क्या हो गई क्रिया, लेकिन पढ़ता कौन है, क्रिया कौन करता है, राम करता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे राम क्या है, कर्ता कारक है, राम क्या है, करता है। तो जो भी देखो जरूरी नहीं कि आपको हर बार कारक चिन्ह ही देखना है। अगर आप कर्ता कारक को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको पता है कि कर्ता कारक हमेशा वही होता है जो काम करने वाला होता है वाक्य में, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। तो यहाँ पे देखो बिना कारक चिन्ह के भी हमने लगा दिया है कि राम क्या है, यहाँ पे करता है। उसी प्रकार राम कपड़े लाया, लाया कौन कपड़े, राम लाया, काम किसने किया, राम ने, तो राम यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक सिंपल था समझने के लिए। उसके बाद दूसरा कारक है यहाँ पे कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, तो देखो कारक चिन्ह है कर्म का, वो है को। अब कर्म होता क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। देखो क्रिया करने वाला है कर्ता, लेकिन क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। उदाहरण से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो एक तो विभक्ति से आप समझ सकते हैं कि को विभक्ति जिसके को एक कारक चिन्ह जिसके बाद आ गया वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, माना मैंने सपोज लिख दिया राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अब इसमें भी क्या है, को कारक चिन्ह है, इसमें भी को कारक चिन्ह है, लेकिन इन दोनों में दोस्तों यहाँ पे जो क्या है कारक है वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे संप्रदान कारक है, यहाँ पे कर्म कारक है। तो इसलिए आपको अगर आप इन दोनों के मध्य डिफरेंस करना चाहते हैं, अंतर देखना चाहते हैं कि अंतर क्या है, तो पहले आपको कर्म कारक को अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके बाद क्योंकि आगे आने वाला है अभी संप्रदान, तो संप्रदान भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप इसको छोड़िए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले कर्म कारक पे फोकस करते हैं। कर्म यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो देखो अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाया किसने, काम किसने किया, अध्यापक ने। तो अध्यापक तो यहाँ पे करता है, लेकिन देखो पढ़ाया यानी क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, पढ़ाया हो गई, पढ़ना क्या हो गया यहाँ पे क्रिया।
लेकिन पढ़ाया किसको, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, छात्रों पर। पढ़ाया किसको, छात्रों को। तो छात्रों यहां पे हो जाएगा कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, राम हो जाएगा कर्ता, राम ने, यानी काम किसने किया, राम ने। लेकिन जो मारा यहाँ पे क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है, क्योंकि मारा किसको गया है, रावण को गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कर्म, यानी राम ने कर्म कौन सा किया, उसने रावण को मारा। मारा तो क्रिया हो गई, लेकिन कर्म उसने कौन सा किया, रावण को। तो रावण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो सदैव क्या होता है, कर्म कारक होता है। गोपाल ने राधा को बुलाया, मुनि वन को जाते हैं। तो देखो मुनि जाते कहाँ हैं, जाना यहाँ पे क्रिया है, और जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वन को। जाने का प्रभाव मुनि पर तो पड़ नहीं रहा है। मुनि वन को जाते हैं, देखो अगर सीधा होता मुनि जाते हैं तब अलग बात है, लेकिन मुनि वन को जाते हैं, जाते कहाँ को है, जो जाना क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है, वन पे पड़ रहा है। तो वन यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, और को यहाँ पे क्या है, कर्म कारक का चिन्ह भी यहाँ पे आ रखा है। राम बाजार जाता है, तो कई बार मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कई बार जरूर नहीं कि वहां पे कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि देखो ये क्रिया है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा। तो राम में तो कर्ता कारक है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बाजार पर। इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, राम बाजार को जाता है, बाजार को जाता है, को यहाँ पे कर्म कारक का कारक चिन्ह आ गया। लेकिन कई बार को नहीं देगा, तो इसलिए जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी जाता कहाँ है, बाजार को जाता है, तो बाजार भी यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह है से या के द्वारा। अब कारक चिन्ह से ही आप लगा सकते हैं से या के द्वारा, यानी कहीं ना कहीं वो किसी के द्वारा या किसी के कारण। तो यहाँ पे परिभाषा आप दे सकते हैं कि जिस साधन से क्रिया हो या जिससे क्रिया संपन्न की जाए उसे कहा जाता है करण कारक। तो कुल मिला के करण कारक एक कारण बन जाता है क्रिया करने का। अब देखो उदाहरण, वह कलम से पत्र लिखता है। वह तो सर्वनाम है, और वह यानी ये कर्ता हो गया। जो लिखता कौन है, वह लिखता है ना, तो लिखने वाला जो कार्य करने वाला है वो सदैव कर्ता होता है। लेकिन लिखता किसके द्वारा है, ये किससे वो लिखता है, ये आपने प्रश्न करना है। मैंने आपको बताया कि करण कारक क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, क्रिया संपन्न हो जिसके द्वारा। देखो क्रिया करने वाला कर्ता है, लेकिन कर्ता ने क्रिया किस साधन से की या किसके द्वारा उसने क्रिया को संपन्न किया। तो कलम से उसने पत्र लिखा, लिखा क्या, पत्र लिखा उसने, लेकिन पत्र उसने किसके द्वारा लिखा या किससे उसने लिखा, साधन क्या था उसका पत्र लिखने का, वो था कलम। तो कलम यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, और से यहाँ पे हो जाएगी करण कारक की कारक चिन्ह। श्याम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो श्याम यहाँ पे करता है, काटना यहाँ पे क्रिया है। तो जो काटता है, काटने का साधन क्या है, तो साधन क्या है काटने का, वो है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो क्रिया जिससे संपन्न होती है या क्रिया को संपन्न करने वाला साधन जो होता है उसे कहा जाता है करण कारक। उसी प्रकार राम ने रावण को बाण से मारा, तो देखो राम हो जाएगा कर्ता, रावण हो जाएगा कर्म, रावण को बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो बाण से यानी बाण से उसने क्रिया की, मारा किससे, बाण से मारा। तो साधन कौन है मारने का, वो था बाण। तो बाण यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, और से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक का कारक चिन्ह। सुरेश पैर से लंगड़ाता है, तो लंगड़ाना क्रिया है, लेकिन लंगड़ाने का साधन कौन सा है। अब यहाँ पे हाथ से तो लिखा नहीं है, पैर से लिखा है, तो पैर यहाँ पे लंगड़ाने का साधन है, तो पैर हो जाएगा करण कारक। गीता दोनों कानों से बहरी है, बहरी है, लेकिन किससे वो बहरी है, साधन क्या है बहरे होने का, क्योंकि साधन किसी के आंख तो नहीं हो सकता बहरे होने का। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कानों से बहरी है, तो कान यहाँ पे क्या है, बहरे होने का साधन है। या बहराव किसके द्वारा हो रही है, कानों के द्वारा, तो कानों से, कान यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो 3 कारकों के बारे में अब तक हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी समस्या आपको अभी तक हुई ना हो। आगे बढ़ते हैं संप्रदान कारक की ओर। अब देखो संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो है को और के लिए।
तो जब के लिए आता है तब तो सिंपल हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि के लिए सिर्फ संप्रदान कारक का ही कारक चिन्ह है। लेकिन इसमें जो ये को कारक है, ये दो कारकों का कारक चिन्ह है, एक तो संप्रदान का है और एक अभी यहां पे देखो किसका, कर्म कारक का। देखो इसका भी कारक चिन्ह क्या है, को है, और संप्रदान का भी कारक चिन्ह हो गया को। तो कर्म कारक इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स में पहले ही समझा दिया है, ठीक है, तो उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इनमें आपको अंतर बताऊंगा यहाँ पे कि किस प्रकार से, अगर यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, क्योंकि अब तक अगर आपने संप्रदान देखो आपने पढ़ा नहीं है, और जब तक आपने संप्रदान नहीं पढ़ा है तब तक आपके पास इस क्वेश्चन को दिया जाए राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो आप सीधा इसमें क्या लगा दोगे, कर्म कारक लगा दोगे, क्योंकि इसमें क्या है, को कारक चिन्ह है, और आपको पता है कि को कारक चिन्ह किसमें होता है, कर्म कारक में भी होता है। लेकिन जब आप संप्रदान कारक के बारे में जान जाओगे तब आप कभी भी इसमें कर्म कारक नहीं करोगे। तो देखो संप्रदान कारक होता क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ प्रदान किया जाता है। दान, देखो यहाँ पे शब्द से आपको अर्थ निकालना है, संप्रदान यानी दान देना, दान देना। तो हमेशा जहां पे भी कुछ देने की बात आए, यानी दान हम कब देते हैं, दान हम कैसे देते हैं, परमानेंटली देते हैं। मतलब अब ऐसा तो आप करते नहीं होंगे कि किसी को दान दे दिया और उससे उसको वापस ले लिया। दान का मतलब होता है किसी वस्तु को या जो भी आप दे रहे हैं उसको आपको हमेशा के लिए दे देना। तो जहां पे कुछ हमेशा के लिए देना होता है या दान देना होता है, वहां पे हमेशा संप्रदान कारक होता है। अब देखो कारक चिन्ह आप देखो यहाँ पे को और के लिए है, और उदाहरण से आप समझो। अब माँ अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पे तो कारक चिन्ह के लिए आ गया, तो यहाँ पे कोई भी समस्या पैदा नहीं हो रही है, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो संप्रदान कारक में होता है। तो संप्रदान के लिए यानी बच्चों के लिए, तो बच्चों में हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये वाला, सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी। देखो देना, गाड़ी दी उसने, गाड़ी उसने उसको दे दी है। अब गाड़ी दी होगी तो परमानेंटली दी होगी। अब ऐसा नहीं उसने गाड़ी दे दी, बोल दिया कि मैंने गाड़ी दे दी, लेकिन कल के दिन वापस ले रहा है। तो सुरेश ने रमेश को गाड़ी दी, जहां पे भी कुछ देने की बात आए या दान करने की बात आए, और वहां पे कौन सा कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो देखो ये तो खैर सिंपल सा, ये दान देता है और देता किसको, ब्राह्मण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे कर्म कारक भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि कर्म कारक मैंने आपको बताया, कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म पर। अब यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, देना यहाँ पे क्रिया है, और देना का प्रभाव, दिया क्या जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो देना का प्रभाव पड़ रहा है दान पर, ना कि ब्राह्मण पर। अगर ब्राह्मण पर दान क्रिया का प्रभाव पड़ता तो ब्राह्मण क्या हो जाता, कर्म हो जाता, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे ब्राह्मण पर तो क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दान पर यहाँ पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, और दान के बाद को कारक चिन्ह है ही नहीं, कारक चिन्ह को किसके बाद है, वो है ब्राह्मण के बाद, तो ब्राह्मण पर यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे देने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण क्या नहीं है, कर्म कारक नहीं है, बल्कि संप्रदान कारक है। या देखो जो संप्रदान कारक की मैंने दूसरी परिभाषा आपको बताई वो ये थी कि मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो जो राजा दान दे रहा है, देना जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए की जा रही है, ब्राह्मण के लिए की जा रही है, ब्राह्मण को दान दे रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन सिंपल सा, अगर इसको ज्यादा आप उसमें नहीं पढ़ने वाले, अगर ज्यादा आप कुछ आपको याद नहीं करना है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया तरीका, जहां पे कुछ देने की बात आए वहां पे संप्रदान कारक होता है, और जहां पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वहां पे कर्म कारक होता है। क्रिया का प्रभाव सदैव किसे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहां पे कर्म कारक होता है। भिखारी को भिक्षा दे दी, तो भिखारी को देखो, अब यहाँ पे देखो देना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, देने का प्रभाव भिक्षा में पड़ रहा है। तो अगर भिक्षा को दे दिया तब तो यहाँ पे भिक्षा होना था क्या, कर्म कारक, लेकिन देना का प्रभाव भिखारी पे नहीं पड़ रहा है, और भिखारी के बाद क्या है, को कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि भिखारी को भिक्षा दे रही है, भिक्षा भी कहीं ना कहीं ये क्या है, दान है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्य को नमस्कार करो। तो देखो यहाँ पे नमस्कार करो
करना यहाँ पे क्रिया है और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है नमस्कार पर। लेकिन नमस्कार किसके लिए किया जा रहा है? सूर्य को किया जा रहा है या सूर्य के लिए किया जा रहा है। तो सूर्य हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक और को हो जाएगा संप्रदान कारक का कारक चिन्ह। अब यहाँ पे देखो नमस्कार भी जब आप कर रहे हो तो आप नमस्कार वापस तो लोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं नमस्कार भी आप दे रहे हो सूर्य को। तो सूर्य को नमस्कार करो, यहाँ पे भी संप्रदान कारक हो जाएगा। और गुरुजी को नमस्कार करो, यहां पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। तो सिंपल सा संप्रदान कारक में आपको दो चीजें हमेशा ध्यान देनी है, एक तो कारक चिन्ह और दूसरा ये कि अगर किसी को दान दिया जा रहा है या किसी को कुछ दिया जा रहा है या नमस्कार किया जा रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन कारक चिन्ह आपको हमेशा ध्यान रखना है को या के लिए। तो अब आपको दोस्तों कर्म कारक और संप्रदान कारक पर कभी भी क्या नहीं होगा, कभी आपको कंफ्यूज नहीं हो सकता है। अब एक और तरीका भी यहाँ पे समझने का है। कर्म कारक, कर्म क्या होता है? ठीक क्रिया के पहले जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मुख्य कर्म, क्रिया के ठीक पहले। तो यहाँ पे दान, तो दान यहाँ पे क्या है? मैंने आपको जब मैंने पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं एक वीडियो मैंने ये मेंशन कर रखा है, हाँ, जब मैंने द्विकर्मक क्रिया शायद आपको पढ़ाया था, तो जहां पर दो कर्म होते हैं तो एक कर्म को माना जाता है मुख्य कर्म और एक कर्म को माना जाता है गौण कर्म। तो जो मुख्य कर्म होता है वो सदैव निर्जीव होता है। देखो यहाँ पे राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो ब्राह्मण को दान देता है, देना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव दान पर पड़ रहा है। तो क्रिया के पहले ठीक जो यहाँ पे कर्म आए वो मुख्य कर्म है। और वैसे तो ब्राह्मण भी यहाँ पे क्या है? कर्म है, लेकिन अब ये गौण कर्म है और यहाँ पे को कारक चिन्ह लग रखा है, तो ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम वहां पे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको वहां पे बताया था तो वहां पर एक ऐसा एग्जाम्पल आया था और वहां पे भी मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। तो यहाँ पे मुख्य कर्म जो है उसी को माना जाता है कर्म कारक, और यहाँ पे जो ब्राह्मण को दान देना, दान जिसको दिया जा रहा है, जिसको कुछ दान दिया जा रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो क्रिया के पहले ठीक अगर को का प्रयोग हो रखा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। जैसे ये देखो मारा, तो मारा के ठीक पहले रावण को का प्रयोग हो रखा है, कर्म कारक है। बुलाया, बुलाना क्रिया है, क्रिया के ठीक पहले राधा को, तो को का प्रयोग क्रिया के ठीक पहले हो रखा है, वहां पे कर्म कारक है। लेकिन यहाँ पे क्रिया के ठीक पहले को का प्रयोग आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक है। तो कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है अपादान। अपादान का मतलब होता है, जो अपादान कारक होता है इसमें क्या होता है दोस्तों? अलगाव। तो जहां पे भी आपको अलगाव दिखे, अलगाव यानी अलग होना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अलगाव, तुलना या भिन्नता। तो अलगाव यानी अलग होना, तुलना यानी देखो जब आप दो व्यक्तियों की तुलना करते हो, दो वस्तुओं की तुलना करते हो, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक अलगाव है, यानी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। क्योंकि तुलना तभी होती है जब कोई दो वस्तुएं या दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, वहां पर भी अलगाव है। भिन्नता भी तभी होती है जब वो एक दूसरे से क्या है? अलग है, डिफरेंस है उनमें, तो वहां पे भी अलगाव या भिन्नता होती है। तो अलगाव जहां पर भी होगा वहां पे अपादान कारक होगा, और अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से। देखो उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से यहां पे हो गया कारक चिन्ह, तो यानी पेड़ क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। पत्ता गिरा यानी पत्ता अलग हुआ, तो पेड़ से पत्ता अलग किससे हुआ? पेड़ से अलग हुआ, तो पेड़ हो जाएगा अपादान कारक, यानी जिससे अलग होता है। सुरेश दिल्ली से आज ही आ गया, तो सुरेश ये थी दिल्ली और यहाँ पे सुरेश था, तो सुरेश अब वापस आ चुका है, तो अलग हो गया है सुरेश दिल्ली से। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली से अलग हुआ, यानी दिल्ली से अलग हुआ ना सुरेश का, तो दिल्ली पे हो जाएगा अपादान कारक, से अपादान कारक का कारक चिन्ह। सीता गीता से सुंदर है, तो देखो यहाँ पे तुलना हो रही है, सीता किससे सुंदर है? तो गीता से सुंदर है, तो गीता से तुलना हो रही है सीता की। और यहाँ पे जहां पे भी तुलना होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, जहां पे तुलना होगी दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, और वहां पे से कारक चिन्ह तो आएगा ही, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। सुरेश रमेश से बुद्धिमान है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रमेश, देखो सुरेश तो क्या है? बुद्धिमान है, किससे? रमेश से,
तो रमेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा रमेश से। चूहा बिल से बाहर आ गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। चूहा बिल से निकल रहा है, चूहा बिल से अलग हो रहा है। तो जहां पे अलगाव, तुलना या भिन्नता होती है वाक्य में, वहां पे सदैव अपादान कारक माना जाएगा। से कारक चिन्ह आपको सदैव ध्यान रखना है। छठा यहाँ पे है संबंध कारक, यानी जो कारक क्या बताएगा, कारक चिन्ह संबंध बताएगा। का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी, इस प्रकार की विभक्तियां जो कारक चिन्ह है वो जहां पे प्रयोग होंगी वहां पे संबंध कारक होगा। मोहन गीता का भाई है, तो देखो मोहन और गीता के मध्य भाई का क्या यहाँ पे संबंध बता रहा है, का। मोहन गीता क्या है, तो का भाई है। मोहन का गीता क्या है, मोहन गीता का क्या है, मोहन गीता का भाई है। तो का यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ श्याम का घर है, तो श्याम का ये क्या है, घर है। का यहाँ पे क्या है, श्याम और घर के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। सुरेश के 4 पुत्र हैं, तो सुरेश और ये 4 पुत्र के मध्य संबंध स्थापित कौन कर रहा है, के, कारक चिन्ह। गीता रीता की बहन है, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तो यहाँ पे देखो का, के, की। अब देखो जो का यहाँ पे कारक चिन्ह है वो 2 जगह प्रयोग किया जाता है। एक तो नहीं, का नहीं, वो ने होता है, हाँ ने वाला, ठीक है। एक तो कर्ता ने, और एक यहाँ पे ने का जो कारक चिन्ह है वो संबंध कारक में भी प्रयोग होता है। ये है ना यहाँ पे ने। उदाहरण मैं आपको इसका एक दे देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, वह अपने मित्र हैं। तो देखो यहाँ पे भी ने कारक का प्रयोग हो रखा है, लेकिन यहाँ पे जो ने कारक का प्रयोग हो रखा है वो किसके लिए हो रखा है, कारक चिन्ह का प्रयोग वो संबंध स्थापित कर रहा है वह और मित्र के बीच, यानी वह अपने मित्र हैं। अगर आता वह ने यानी कर्ता ने, तो तब यहाँ पे कर्ता होना था, लेकिन यहाँ पे जो ने का प्रयोग हो रखा है वो किसके लिए हो रखा है, संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये था दोस्तों संबंध कारक। इसमें खैर इसमें और कर्ता कारक में कोई ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। सिंपल सा आप वहां पे बता सकते हो कि कहाँ पे संबंध कारक है, कहाँ पे कर्ता कारक होगा। कर्ता यानी क्रिया करने वाला। 7वां यहाँ पे अधिकरण। अधिकरण कारक चिन्ह है में पर, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना होगा जिससे क्रिया के आधार या स्थिति का बोध होता है, यानी क्रिया कहां पर हो रही है, किस पर क्रिया हो रही है, किसके ऊपर क्रिया हो रही है, किस में क्रिया हो रही है। तो मतलब क्रिया का आधार वो बता रहा है, यानी किस पर क्रिया हो रही है, किस में क्रिया हो रही है, किसके ऊपर क्रिया हो रही है, या क्रिया की स्थिति वो बताता है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे कारक चिन्ह देख लो में और पर। मछली पानी में रहती है, रहना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन जो क्रिया है वो किस पर है, किस पर आधारित है, क्रिया किस पर स्थित है, तो वो पानी में स्थित है। रहना कहाँ है, पानी में है, तो मैं यहाँ पे कारक चिन्ह आ रखा है और पानी वहां पे क्या हो जाएगा, उसका आधार है। रहने का आधार क्या है मछली का, वो है पानी, तो पानी में रहती है, यानी जिस पर रहती है या जिसमें रहती है वहां पे हो जाएगा अधिकरण कारक। पानी फ्रिज में रखा है, तो पानी की जो बोतल है, जो पानी है वो किस में रखा है, तो फ्रिज में रखा है, यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो जाएगा। किताब मेज पर रखी है, तो किताब की जो स्थिति है और रखना यहाँ पे क्रिया है, तो जो किताब रखी हुई है तो किताब की स्थिति क्या है यहाँ पे, तो वो है मेज पर। श्याम कमरे में बैठा है, तो श्याम बैठा किस में है, कमरे में बैठा है, तो जो बैठने की स्थिति है वो क्या है, कमरे की है, कमरे में बैठा है, तो क्रिया की यहाँ पे स्थिति और आधार ये बताता है अधिकरण कारक। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी किस पर बैठे हैं, पेड़ पर, यानी पक्षियों का आधार है, जो बैठने का जो आधार है वो है पेड़, तो ये अधिकरण कारक था। और अंतिम जो कारक है वो है संबोधन। तो संबोधन क्या होता है, किसी को संबोधित करना, जहां पर बुलाना, पुकारना या चेतावनी देने का बोध होता है वहां पर संबोधन कारक होता है, और यहाँ पे हमेशा ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ होता है। कारक चिन्ह देख लो, ए, हे, ओ, अरे। हे ईश्वर, हम ईश्वर को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हे ईश्वर रक्षा करो, तो रक्षा करने के लिए हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, और संबोधन हम किसके द्वारा कर रहे हैं, हे के द्वारा, हे ईश्वर।
तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। अरे तो यहाँ पे क्या है, एक चेतावनी दे रही है, अरे बच्चों शोर मत करो, तो जहाँ पे चेतावनी, बुलाना या पुकारना आ जाए वहां पे संबोधन कारक, और उससे पहले उसके बाद ये संबोधन चिन्ह भी आ जाता है। हे प्रभु, यहाँ क्या हो गया है, अरे भाई, एक चेतावनी है, ठीक है, यहाँ आओ, बुलाना, ठीक है, यहाँ पे बुलाना मतलब बुलाया जा रहा है, अरे भाई यहाँ आओ, अरे आप आ गए। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे कारक और कारक चिन्ह, 8 के जो 8 कारक थे, प्रत्येक कारक के मैंने अनेकों उदाहरण यहाँ पे आपको बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे अब कारक संबंधी कोई भी प्रश्न अगर बनता है आपको कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होगा। तो ये कारक चिन्ह आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स PDF मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।